हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आए हो? मस्त हो, शानदार हो और जबरदस्त हो। आज अपन लेकर आए हैं बेटा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है ना? 3 पार्ट में इस पूरी यूनिट को खत्म करने वाले हैं। एक पार्ट अपन ले चुके हैं जिसमें अपन ने एक पार्ट में पढ़ाया था पहले आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन और परसेंटेज का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों ने वो पर्टिकुलर लेक्चर देख लिया है, समझ लिया है और याद कर लिया है। आज बेटा मैं इसके आगे बात करने वाला हूं आप लोगों से रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक रिलेटेड टू एवरेजेस। ओके, तो 3 चीजों पे आज मैं बात करने वाला हूं। देखो, रेशियो प्रपोर्शन हमने छठी सातवीं में पढ़ा था, स्क्वायर रूट भी बचपन में पढ़ा था और एवरेजेस भी पढ़कर आए हो। अरिथमेटिक मीन को बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थोड़ा बहुत आपको नया चीज है जो बता दूंगा, बट बहुत मुश्किल नहीं है। ये सब चीजें बचपन में पढ़ी है, उसको बस हमें एक बार रिवाइज करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से रेशियो के बारे में। तो सबने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो इसमें रेशियो घटता है। बोलता है कि आधा पैसा तेरा, आधा पैसा मेरा, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, चार तेरे चार मेरे। तो ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली रेशियो में तोड़ रहा है। या मम्मी जिस दिन तुमसे नाराज होती हैं तो मम्मी तुमको बोलती है जा खाना बना, बट खाना तुम्हें बनाना आता नहीं है, तो मम्मी तुमको क्या बोलती है? एक कटोरी दाल और उतने का डबल पानी डाल देना, है ना? ऐसे बोलती है ना? यस। एक चम्मच नमक और उसका आधा जो है क्या कर देना भैया? मिर्च डाल देना। यस। सो ये मम्मी क्या बात कर रही है? आपको नमक और मिर्च को रेशियो में तोड़ रही हैं, पानी और दाल को रेशियो में तोड़ रहे हैं। ये दोनों इंसान आपस में पैसे को रेशियो में तोड़ रहे हैं। ठीक है? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटी को अगर मुझे कंपेयर करना है तो वो रेशियो की टर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना? यस, समझ में आया? यहां रुपए में कंपैरिजन हुआ। मम्मी ने जब पानी और दाल की बात करी, मान लेते हैं वो दोनों सेम यूनिट केजी में बात कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पानी केजी में नहीं आता, बट मान लेते हैं तभी कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है? सेम नमक और हमने जब बात करी आपकी किसमें नमक और बात करी हमने किसके बारे में भाई? आप पे मिर्ची के बारे में, तो वो भी सेम यूनिट में कंपैरिजन होना चाहिए, चम्मच के हिसाब से किया इस बार हमने। ठीक है ना? क्लियर है भाई? सो याद रखना है, कंपैरिजन वैसे तो सेम यूनिट और सेम काइंड की चीजों का होता है, सेम काइंड एंड सेम यूनिट। तो मतलब मैं कंपैरिजन मैथमेटिक्स की टर्म में बोलूं, यूनिट वाइज तो समझ में आ गया होगा कि किलोग्राम का किलोग्राम में, ग्राम का ग्राम में, लीटर का लीटर में, ऐसे ही कंपैरिजन हो सकता है। सेम काइंड भी जनरली रखा जाता है। तो यहां पर सेम काइंड का मतलब यह है कि भैया तुम एप्पल का गोल्ड से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है? सेम तरीके से पानी का दूध से कंपैरिजन कर सकता हूं मैं, पानी का यस दाल से जो मैंने कंपैरिजन किया वो नहीं करना चाहिए। तो ये रेशियो बोलता है यहां पे बात। ठीक है? क्लियर है बात? समझ आई? सो अगर मान लो 2 नंबर है, मैंने बोला 2 रुपए तुमको दिए और 3 रुपए तुम्हारी दीदी को दिए, तो तुम दोनों के पैसे का जो रेशियो हुआ वो कितना हो गया? 2:3। तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है? तो ये डॉट का जो साइन होता है, डबल डॉट का 1, उसके नीचे एक और डॉट, ये रेशियो का साइन होता है। तो ये एक रेशियो लिखने का तरीका है। सो अगर मान लो मैं जनरलाइज करूं तो 1 नंबर मैंने अगर ए लिया, 1 नंबर मैंने बी लिया, इन दोनों का रेशियो ए रेशियो बी इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये होता है बेटा आपका रेशियो। ठीक है? ओके, क्लियर है भाई? सो क्या डेफिनेशन बोली? द रेशियो इज द नंबर यूज टू रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ द अदर। यस, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। मम्मी ने बोला कि भैया अगर 5 लीटर पानी डाल रहा है तो उसमें 2 लीटर दूध मिला दे। ठीक है? तभी तेरी यस खीर का पूरा वो रेडी होगा, दूध और पानी का मिक्सचर। ठीक है? सो तुमने दूध कितना मिलाया? 2 लीटर। पानी कितना मिलाया? 5 लीटर। तो तुम इसका कंपैरिजन करोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन का की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कह रहे ये दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। यहां मैंने पानी का कंपैरिजन किया है दूध के साथ। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हो बेटा आप लोग? डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हो बेटा आप लोग? डिनोमिनेटर। ठीक है? समझ में आई ये बात? ओके। या फिर मैं यहां पर आपको इसके बारे में बात करूं आपसे, तो यहां पर ये 2 बन जाता है मेरा फर्स्ट टर्म और 5 बन जाता है मेरा सेकेंड टर्म। ठीक है?
क्लियर है भाई? ओके, सो जैसे यहां पर इसने लिखा, देखो x रेशियो y है, तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी x बाय वाई, ठीक है। ये डंडे को लगाने के अंदर मुंह से बोला जाता है बाय वाई, ठीक है, क्लियर है? कह रहा है आगे नीचे वाला लाइन, ओनली इफ द टू क्वांटिटी इन रेशियो हैव द सेम यूनिट, यस देन ओनली दे कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। सेम यूनिट का मतलब क्या है? अगेन ये केजी में होगा तो ये केजी में होना चाहिए, लीटर में होगा तो लीटर में होना चाहिए, ये बात मैंने आपको जो बोली है ये भी याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, सर रेशियो तो समझ में आ गया, अब ये प्रपोर्शन क्या है? कह रहे हैं अगर दो रेशियो बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुमने 2 किलो आटे के साथ 3 किलो चीनी ली है, तो तुमने किस रेशियो में लिया? आटा और चीनी, तुम हलवा बनाने लगे हो, 2 किलो आटा 3 किलो चीनी। वहीं तुमने 2 किलो दूध के साथ 2 किलो दूध के साथ 3 किलो पानी लिया है, तो ये हमारा आटा और यस यहां पर क्या था मेरा? चीनी, आटा और मेरा क्या था? चीनी। तो आटा और चीनी का जो रेशियो निकला, और जो मेरा दूध और यहां पर क्या था भैया? मेरा पानी है ना, वाटर, इसका जो रेशियो निकला, यस ये दोनों रेशियो क्या हो गए हैं? मेरे बराबर हो गए हैं, तो ये मेरा बोला जाएगा कि ये प्रपोर्शन में। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि आटा और चीनी प्रपोर्शन में आएंगे मेरे दूध और पानी के। समझ में आई बात? सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, क्लियर है? सो अगर थोड़ा सा नंबर की फॉर्म में बात करें, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रेशियो है ए रेशियो बी, एक रेशियो है सी रेशियो डी, ठीक है। सो अगर ये दो रेशियोस प्रपोर्शन में आने वाले हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो तो ये a बाय बी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो तो ये c बाय डी। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने पर ये बराबर होने चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल टू से इक्वेट करे जाने चाहिए, ठीक है ना। सो ये अगर ऐसा हो गया तो वी विल से दैट a b c d आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। जहां पर ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द प्रपोर्शन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा इस चीज को अगर मैं ऊपर वाली टर्म में लिखूंगा तो a रेशियो b यहां लिखा, c रेशियो यहां d लिखा, इक्वल टू की जगह पर हम यहां पर ऐसे 4 डॉट लगा देते हैं कि भैया 4 डॉट का मतलब क्या है कि ये प्रपोर्शन में, कि a रेशियो b c रेशियो d के प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन के लिए हम 4 डॉट लगा देते हैं, ठीक है। रेशियो के लिए हम सिर्फ 2 डॉट लगाते हैं, ऐसे एक के नीचे दूसरी। प्रपोर्शन के लिए हम ऐसे 4 डॉट लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आया? चलो ठीक है ना भाई। कह रहे थे टू नंबर्स नेमली बी एंड वाई। अच्छा इसने एक और टाइप का प्रपोर्शन ले लिया था, ठीक है मैं उसको भी लेके दिखाता हूं। इसने बोला कि मान लो a रेशियो बी और आपका अगर मान लो x रेशियो वाई है, अगर ये प्रपोर्शन में है तो मतलब ये चीज है, हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये इसमें बोल रहा है कि जो मेरा b और v है, ये जो मेरा इस चीज को थोड़ा सा एक सेकेंड, इसने y और z माना हुआ है यहाँ पर, जो इसने आपकी बुक में लिखी हुई लाइन है, जो इसने y और z माना हुआ है। तो ये बोल रहा है जो ये बीच वाली टर्म्स हैं, बीच वाली टर्म्स हैं इसमें, यस ये बीच वाली टर्म्स हैं, जो b एंड y उनको मीन टर्म्स बोलते हैं, और जो किनारे वाली टर्म्स हैं उसको मैं एक्सट्रीम टर्म्स बोलूंगा, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रीम टर्म्स बोलूंगा, ठीक है। सो मतलब अगर मान लो मेरा ऐसा होता ना x रेशियो y रेशियो z इस प्रपोर्शन विद z रेशियो w, तो जो बीच में आ रही हैं ये मेरी क्या आएंगी? मीन टर्म्स, और ये जो किनारे वाली आ रही है ये मेरी हो जाएंगी एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा कि 2:3 इज इन प्रपोर्शन विद 4:6, तो बताओ जल्दी से मीन टर्म्स क्या होंगी यहाँ पर और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगी? फटाक से बताओ कमेंट में जल्दी से, मीन टर्म्स क्या होंगी और मेरी एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगी, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। ओके, मीन टर्म्स क्या हो जाएंगी? मेरी बीच वाली 3 और 4, 3 और 4। एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगी मेरी? ये 2 और 6, ठीक है, किनारे वाली 2 और 6, ठीक है, सही है। नाउ नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है कि अगर मेरा x रेशियो y, यस हमें पता है ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, है ना, तभी ये यूनिट मैं ले सकता हूं, तभी मैं इसका ये ले सकता हूं। सिमिलरली यहां पर मैंने लिखा है z रेशियो y, तो ये भी सेम यूनिट में होंगे, तभी मैं इसका रेशियो ले सकता हूं।
अब ये प्रपोर्शन में होए ना तो फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों का यूनिट मिलाकर अलग है, ठीक है, ये और अलग यूनिट में है, ये अलग यूनिट में है, टुगेदर ये जो है डिफरेंट यूनिट में आ जाए, ठीक है, ये डिफरेंट यूनिट में, डिफरेंट यूनिट में। फॉर एग्जांपल मैंने 2 kg का रेशियो लिया 3 kg से, तो यहां पर kg आ गया। मैंने यहाँ पे 3 लीटर का 2 लीटर का कंपैरिजन किया 3 लीटर से, तो कह रहा है ये हो गया। बट अब ये यहां पर जब इसको मैं लिखूंगा सिंप्लीफाई करके तो ये हट जाएगा, यस हट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट फ्री हो जाएगा जब मैं इसको प्रॉपर लिखूंगा, तो कह रहा है यहां से मैं इसको प्रपोर्शन में अब ले सकता हूं क्योंकि नंबर सेम आ रहे हैं। तो सिमिलरली अगर यहां पहली 2 टर्म का हमारा यूनिट सेम है, ठीक है, पहली 2 टर्म का यूनिट सेम है, बाद वाली 2 टर्म्स का यूनिट सेम है, तो भी ये प्रपोर्शन में कहलाता है, यस। बट अगर इनका यूनिट अलग अलग है या इनका यूनिट अलग अलग है तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रेशियो भी बराबर नहीं होगा, वो रेशियो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब अच्छा जैसे यहां पे 2/2 रेशियो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब ध्यान से देखो, यस, अगर मैं नोटिस करूं, याद करो, हम इसको यहां पर मल्टीप्लाई करा सकता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई करा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 × 6, क्या ये मेरा 3 × 4 के बराबर आ रहा है? अब नोटिस करो 3 और 4 क्या है मेरे, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है ना, मीन्स का प्रोडक्ट हो गया ना। और 2 और 6 क्या है, देखो एक्सट्रीम्स हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैं ये बात बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, बताओ, कह सकता हूँ ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना भाई। तो ये बात बोली जा रही है नेक्स्ट कि भैया प्रोडक्ट ऑफ द मीन टर्म इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये याद रखना किस चीज में होता है, ये हमारा प्रपोर्शन में। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि x रेशियो y इज इन प्रपोर्शन विद z रेशियो w, या फिर a रेशियो, जो ये बुक में लिखा होगा a रेशियो b इज इन प्रपोर्शन विद y रेशियो z, ठीक है, तो याद रखना b इंटू वाई, ठीक है, b इंटू वाई, जो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ये किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट इज a इंटू z। ये बात याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो अगेन सेम तरीके से ये हो गया, ठीक है। इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, रेशियो के टर्म में a रेशियो b बन गया a/b, y/z बन गया ये, ठीक है ना, ये बराबर हो गया, इसको एक्सट्रीम के लिए बेसिकली मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है, यस, ओके। तो यही चीज बोल रहा है अगेन बार बार ये, ठीक है, डन है, ओके। चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोर्शन क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोर्शन क्या बनते हैं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन करें, ठीक है, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि बेटा आप मेरे साथ एक क्वेश्चन करें, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन पे बेसिक कंसेप्ट है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं, इसमें कोई बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस से अगर मुझे प्रपोर्शन में बनाना है तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देखते हुए हमें ये करना है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है देयर आर 63 स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द 8th क्लास, ठीक है, 63 बच्चे हैं 8वीं क्लास में। अच्छा जी, तो 8th क्लास में जो लिखा है ना बेटा उसको लिख दो एक बार शॉर्ट में, 8th क्लास में 63 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी संस्कृत एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी मैथमेटिक्स इज एक्सप्रेस इन दिस रेशियो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, संस्कृत का रेशियो अगर मैं मैथ से लेता हूं तो किसके बराबर आ रहा है, किस प्रपोर्शन में आ रहा है, बेसिकली वो 5:2 में, तो मतलब इन दोनों का रेशियो इसके बराबर आ रहा है, ये बात बोल रहा है ना, है ना, कि भैया जो ये रेशियो इससे लेता हूं, संस्कृत का मैथ से कंपेयर करता हूं तो वो 5:2 में आता है, ठीक है ना। तो मतलब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये दोनों प्रपोर्शन में हो गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी संस्कृत देन दैट हु वांट्स टू स्टडी मैथ। सो इन दोनों में कितने कितने बच्चे हैं ये बताना है। अब सोचो थोड़ा ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। मान लेते हैं कि संस्कृत में x बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं संस्कृत में x बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स में y बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथ्स में y, संस्कृत में x। तो ये अगर इसमें प्रपोर्शन में है तो यहां पर x/y बराबर हो गया 5/2 से, मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा एक चीज समझाता हूं, इस बात का मतलब पता है क्या है, ध्यान सुनना, ये ऐसे ही होता है। इस बात का मतलब ये है कि कोई यहाँ पे एक नंबर था जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, ठीक है, कह रहे यहाँ पे कोई एक नंबर था जो दोनों में कॉमन आ रहा था, वो कट गया होगा, वो नंबर हम मान लेते हैं k था, ठीक है, तो हम मान लेते हैं नंबर वो k था, तो इसका मतलब हो गया x क्या होगा, वो एक्चुअल में कुछ 5 × k होगा,
हो सकता है वो 1 ही हो सकता है वो 2 हो जाए, हो सकता है वो 3 हो जाए, हो सकता है वो 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अब दोनों में कॉमन था, मतलब यहां भी कुछ किया था, यहां भी कुछ किया था, वो कट गया था, एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो x भी अगर 5k है तो y भी मेरा क्या होगा, एक्चुअल में 2k होगा, ठीक है। तो यहां से मैं ये चीज मानूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, रेशियो निकाल दिया अपन ने, x कितना आया मेरा 5k, y कितना है बेटा मेरा 2k आया, x कितना आया मेरा 5k, y कितना है मेरा 2k। ये दोनों जो बच्चे हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जो क्लास 8th में हैं। क्लास 8th के बच्चे संस्कृत या मैथ्स में से कुछ पढ़ते हैं, दोनों में से एक चीज पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 63 के 63 बच्चे हमारे मैथ्स प्लस संस्कृत वाले होंगे। तो मतलब क्या है, x प्लस वाई को मिला दूं तो ये 63 बच्चे पूरे हो जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे इसमें से मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे इसमें से हमारे संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी संस्कृत एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी मैथ्स, का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये 5:2 में जो दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब दोनों मिलाकर टोटल बच्चों के बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू हमने 5k निकाली, ठीक है, k हमने एज्यूम किया है, y की वैल्यू हमने 2k निकाली, तो ये 63 के इक्वल आ गया। तो यहां से मेरा 7 के 63 के इक्वल आ गया, k मेरा 63/7 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू 9। तो k मेरा कितना आ गया भाई, 9 के इक्वल आ गया। नाउ अगर k मेरा 9 आया है, x कितना हो गया बेटा मेरा 5 इंटू के, दैट इज 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45। और y कितना आया भाई मेरा 2k, यस, दैट इज इक्वल टू अपना 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18। तो x क्या है मेरे जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, और y क्या है बेटा जो मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यस अपना मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब मैं कॉमन सेंस से भी अगर ऐसा करता ना, तो मैं अपना देखो अभी आपको मैंने करके दिखाया है, लॉजिकली जैसे मुझे दिखेगा ना, रेशियो 5:2 में, तो मैं सीधा बोलूंगा 5k और 2k मान लो, इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल हो गया, तो 5k प्लस 2k 7k इज इक्वल टू 63। तो k की वैल्यू आ गई है मेरा 63/7, 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा 45, ये पहला नंबर हो गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18, ये मेरा दूसरे वाला नंबर हो गया जो मैथ्स का है, ठीक है। तो मैं ऐसे शॉर्टकट में मुंह जबानी भी कर सकता हूं, बट अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपस से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे आर एंड एस स्टार्टेड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड डिसाइडेड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम इन अ रेशियो ऑफ 7:5। The total profit from the shop is rupees 12,000 by the end of the financial year 2022. What will be the individual profit share for both of the R and S? Similar question है, ठीक है। मान लो R का शेयर R ही है, S का शेयर S ही है, ये 7:5 में दे रखा है, तो मतलब ये दोनों प्रपोर्शन में है, ठीक है ना, यस। तो यहां से R/S आपका 7/5 के इक्वल आ गया, तो जैसे ये मिलेगा आप क्या बोलोगे, R मान लो 7k है और S मान लो 5k है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट मतलब R प्लस S का जो शेयर है प्रॉफिट का वो मिलाकर 12,000 बन गया। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, R और S का शेयर मिलाकर 12,000 हो गया है। R और S का शेयर मतलब कि R का 7k है, S का 5k है, ये मिलाकर 12,000 हो गया, यस। तो 12k हमारा 12,000 के इक्वल आ गया, तो k कितना हो जाएगा भाई मेरा 12,000/12 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1000। तो 1000 रुपए k की वैल्यू आ गई। तो R का शेयर 7k था, तो ये हो गया 7 इंटू 1000, दैट इज 7000। और S का शेयर 5k था, दैट इज 5 इंटू 1000, दैट इज 5000। डन है भाई, समझ में आया, ओके। तो हमने दोनों ही निपटा दिए, सही है भाई। चलो नेक्स्ट कह रहे इफ अभिषेक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस कैन ही ट्रेवल इन द टाइम ऑफ 8 आवर्स। अगेन सेम बात है, हम ये मान के चलेंगे कि भाई सेम प्रोपोर्शन में ट्रेवल कर रहा है भाई, मतलब हर घंटे वो सेम ट्रेवल कर रहा है, तो अगर 5 घंटे में 25 कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में 8 घंटे में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम कैसे सेम मानेंगे, कह रहा है भाई अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यस, इन 5 आवर, है ना, ये रेशियो में है, यस। तो मान लेते हैं
कि सेम प्रोपोर्शन में x किलोमीटर ट्रेवल किया है इन 8 आवर। यस, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, कॉमन सेंस से समझा, ठीक है। यस भाई, यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से किलोमीटर पर आवर बन रही है, किलोमीटर पर आवर बन सकती है, ठीक है ना, क्लियर है। यस, ठीक है ना, यूनिट सेम बन रही है। कह रहे सर आप तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते थे। हाँ मैं मान रहा हूँ, तेरी बात सही है। ऐसा लिख ले, मान लो कि यहाँ पे 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है हमारा 5 आवर में, ऐसे लिख ले, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x किलोमीटर ट्रेवल किया है 8 आवर में, इन दोनों का रेशियो ले ले, तो यहां से क्या हो जाएगा, कह रहे 25 किलोमीटर रेशियो x किलोमीटर, मतलब ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब यूनिट सही है, वो भी गलत नहीं होता, बट हाँ रेशियो की भाषा में गलत हो जाता, ठीक है। ले सकता हूं भाई, यहाँ यूनिट सेम है, यहाँ सेम है, कह रहे ये प्रपोर्शन में होगा इसके, है ना, ये प्रपोर्शन में होगा इसके, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मतलब क्या हो गया, 25/x इज इक्वल टू 5/8। तो x कितना हो गया भाई मेरा, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो x कितना हो गया मेरा, 25 इंटू 8/5, 5 पे गया तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 40 किलोमीटर, ठीक है। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अरे 25 चल रहा है 5 घंटे में, x चल रहा है 8 घंटे में, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे, बराबर होंगे यार, जितने में ये बाई ये इसके बराबर होगा। सिंपल, कह रहा लगाया फॉर्मूला, हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और फिर बचा हुआ, इसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, वो मैं समझाता हूं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस का कुछ लॉजिक नहीं है, प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर whose sum is 88 and they are written in the ratio 4:4। लिखो भाई, सेम बात है, कह रहा है अगर दो नंबर मान लो x और y है, यस, वो रेशियो में है 4:4 में, तो मतलब ये प्रपोर्शन में बन जाएगा। तो यहां से x/y, देखो सेम काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ये 4/4 है, तो यहां से हम मानते हैं x भी मेरा 4k है और मेरा y भी 4k है, यही काम किया हर एक में, ठीक है। अब उन दोनों नंबर का सम, तो x और y का सम ये बोल रहा है 88, मुंह से बोल रहा है, मैंने नहीं बोला। तो x कितना हो जाएगा, कह रहा है 4k है, y भी 4k है, तो ये 88। तो यहां से 8k हमारा 88 के इक्वल आ गया, या मैं बोलूं k मेरा 88/8 विच इज 11 आ गया, ठीक है। सो x कितना हो गया मेरा 4k विच इज 4 इंटू 11 44। y कितना हो गया बेटा मेरा, अगेन 4k विच इज 4 इंटू 11 44, ठीक है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, इजी पीजी, 11 को इजी। ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाला है भाई। देखो पता है प्रोपोर्शन रेशो, अब तुम सीए का उठा के देख लोगे, तुम क्या है यार इतना खतरनाक सा दे रखा है, उस लेवल का आने का नहीं है, अपना बहुत बेसिक आएगा, ठीक है। सीएस के अंदर में इजी है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बेसिक सी चीजें पूछ रखी है, हमें एक ही चीज आनी चाहिए, तो मतलब एग्जामिनर भी उसी टाइप का पूछेगा ना जिस हिसाब से वो दिखा रहा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब दो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ कर आए हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, है ना। डायरेक्टली जब वो रिलेटेड हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे कि हमारा यस, जैसे 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 हमारी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो तुम क्या करते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, बढ़ाते हैं ना, यस, या उल्टा करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो, हाँ नहीं तुम लोग इसमें कंफ्यूज कर दोगे मुझे, मान लो हम बात करते हैं सप्लाई के ऊपर में, ठीक है। अगर सप्लाई, चलो डिमांड पे बात करते हैं, ठीक है, तुम्हारी डिमांड और सप्लाई में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। यस, जैसे जैसे तुम्हारी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उनमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, है ना, ये रिलेशन अच्छा है। उसमें कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी बात बना देते हो तुम लोग, और या डिमांड घटेगी तो सप्लाई घटानी पड़ेगी, है ना, घटानी पड़ेगी बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। यस, डिमांड घटेगी तो सप्लाई घटानी पड़ेगी, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं दूसरी चीज, ठीक है, इनकम और प्रॉफिट, है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो हमारे प्रॉफिट बढ़ने के होगा, अनटिल एंड अनलेस तुम अपने खर्चे पे कंट्रोल रखोगे, ठीक है, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखोगे। इनकम घटेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट भी घटेगा, ऑब्वियसली बात है, कमाई कम हुई तो प्रॉफिट भी कम ही होगा, है ना, अगर एक्सपेंसेस तुम कांस्टेंट रख के चलते हो। इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है,
अब ये होता है जैसे हमारा प्राइस और डिमांड, ठीक है सर, हमने टमाटर की बात कर ली जैसे, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। कह रहे जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, डिमांड घटेगी। टमाटर के रेट 200 रुपए किलो हो गया, लोगों ने टमाटर खाने छोड़ दिए, भैया टमाटर का जो है यस उसका सेल घट गया। यस, फिर अगर मान लो आज जो है प्राइस प्याज का कम कर दूं तो भाई साहब लोग स्टोर करके रख लेंगे, है ना। अगर मैं बोलूं 5 रुपए किलो मंडी में प्याज मिल रहा है तो पापा बोलेंगे बेटा प्याज खराब नहीं होता, 2 महीने का स्टोर करके रख ले, हवा में रखियो बस, अभी अभी लेकर आ जा 100 किलो, है ना। कह रहा है प्राइस कम तो डिमांड बढ़ा, जो मिडिल क्लास में ऐसा होता है, तुम लोग रिच हो गए शायद, या प्राइस बढ़ जाएगी किसी चीज का तो डिमांड उसकी घटानी पड़ जाती है, ठीक है। मिडिल क्लास में तो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, यहां पर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। नाउ रेशियो प्रोपोर्शन में एक थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। कह रहे व्हेन कंपेयरिंग वेरियस क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट इट इज यूज्ड। तो अगर रेशियो का यूज कब होता है, जब दोनों ही क्वांटिटी सेम यूनिट में हो तभी यूज कर सकते हैं रेशियो को। यहां पर कह रहे हमारा 4 चीजों में रिलेशन है, ए रेशियो बी का सी रेशियो डी में है, ये दोनों सेम यूनिट में, ये दोनों सेम यूनिट में, बट अंदर में डिफरेंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेशियो के अंदर में साइन क्या लगता है, डबल डॉट का, प्रोपोर्शन में साइन क्या लगता है मेरा, 4 डॉट वाला, ये इस प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये मेरा रेशियो का साइन है, ठीक है, क्लियर है। ये एज ए एक्सप्रेशन है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भैया दूध लेने गया मैं लेकर आया दूध 2 लीटर और तेल लेने गया वो लेकर आया 3 लीटर, तो किस रेशियो में लाया वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, कि मैं बता रहा हूं, एक्सप्रेस करना मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं 2:3 में दूध लेकर आया टू द ऑयल। यहां मैं इक्वेट करूंगा कि भाई 2:3 में जिस रेशियो में मैं दूध लेकर आया उसी सेम रेशियो, मतलब मैं इक्वेट करूंगा, मैं लेकर आया आटा और चावल, ठीक है, तो यहां मैं इक्वेट करता हूं, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है एक छोटा सा रेशियो और प्रपोर्शन के बीच में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें बताई बेटा। अब मैं आपसे बात करूंगा स्क्वायर रूट के बारे में। किसके बारे में बेटा, स्क्वायर रूट के बारे में। चलिए देखते हैं, आइए बेटा देखते हैं अब स्क्वायर रूट क्या होता है। हाँ जी भाई, बात करने वाला हूं बेटा आप लोगों से अब स्क्वायर रूट के बारे में। देखो स्क्वायर रूट बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर लिया, तो जैसे 4 आया तो 4 का स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर लिया था वो नंबर बन जाएगा। अगर मान लो मैंने यहां पे 4 लिया, उसका स्क्वायर सर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बन जाता है। तो अगर मेरा जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आए तो उसको बोल देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा कोई स्क्वायर रूट निकाला जिसका हमारा रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर ना आकर कोई ऐसा इंटीजर आ रहा है, इंटीजर नहीं सॉरी, हमारा एक डेसिमल नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसका होता है लगभग 2.24 के आसपास, ओके, तो ये एक परफेक्ट नेचुरल नंबर नहीं आया इसका स्क्वायर रूट, तो इसको बोलेंगे हम इम्परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम इम्परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये भैया 5 जो है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो किसी ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हो, ठीक है, क्लियर है भाई। यस, नाउ स्क्वायर रूट निकालने के बड़े सारे मेथड है। यस, कुछ मेथड आपको मैं सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो एक मैंने नंबर लिया 16, मुझे का 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो 16 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बन गया 15, करते रहो। कह रहा है 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट, है ना। ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया ये, दिस विल बी 12। 12 में से अब अगला ऑड नंबर 5 आता है, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 7। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बन गया भाई 0। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, अब ये क्या मेथड बन गया भैया हमारा यहाँ पर ये, यस, कि मेरा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बन गया, जहां मैं ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं। कह रहा है जितने स्टेप्स होंगे वो हमारा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स, यस, ऑफ टेकिंग द ऑड नंबर्स। तो कितने रिपीटेड स्टेप्स हुए, 4, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, रिपीटेड। ये मेथड हम रियरली यूज करते हैं, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा बड़े नंबर के लिए, तो इसका आंसर कितना होगा 4, ठीक है। सिमिलरली आप 36 का निकालो, ठीक है, सिमिलरली आप फर्स्ट मेथड में 36 का निकालो, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। कह रहे इसको निकालने के लिए आप क्या करो, 36 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, 35 बन गया। 35 में से अब अगला ऑड नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 32।
32 में से अगला ऑड नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 27। 27 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 20। 20 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो हमारा 9, कितना बन गया 11। 11 में से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 0। तो इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 इसका हमारा स्क्वायर रूट बनता है। अगेन इट्स अ लेंदी प्रोसेस एंड ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में काम करता है। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तब ये काम हो सकता है। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन की भी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि कोई ऐसा नंबर लेते हैं यस जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए 225, ठीक है। अब 225 के आप फैक्टर्स निकालो। सर ये 5 से जा रहा है ना, 5 पे जा रहा है ये 45 पे, सर अगेन 5 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है 9 पे, सर 3 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है 3 पे, 3 पे जा रहा है अगेन 1 पे। तो इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो क्या आएंगे, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मतलब बेसिकली क्या है 225 क्या होता है, याद करो मैंने बचपन में पढ़ा, कैन बी एक्सप्रेस बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दिस नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को एक नंबर 2 बार दिखाई दे रहा है इसके फैक्टर में तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको भी सेम तरीके से स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 225 क्या बन गया बेटा मेरा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 3 का स्क्वायर। मैं स्क्वायर को बाहर ले जा सकता हूं, दिस इज 15 का स्क्वायर। तो यहां से इसका मतलब क्या है, अगर 225 मेरा 15 का स्क्वायर है तो यहां पे अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 225 का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया तो मुझे फटाक से बताओ, मुझे फटाक से सॉल्व करके बताओगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओगे 256 का यस स्क्वायर रूट क्या होगा। ये होमवर्क दे रहा हूं आपको। ये हमारा सेकेंड मेथड था विच वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, विच वाज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड पे हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन मेथड। अगेन ये भी बढ़िया मेथड नहीं है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को सही माना, एस्टिमेशन मेथड भी क्या रहे मजेदार नहीं है ये भी, है ना। एस्टिमेशन मेथड भी अंदाजा बोलता है। मैं आपको ये जो आपकी बुक में बोला है ना उससे बढ़िया मेथड बताऊंगा एक, ठीक है, आपकी बुक में जो बोला है उससे थोड़ा सा अच्छा मेथड बताऊंगा, ठीक है। एस्टिमेशन का ही वो एक पार्ट होता है जो कि सीरीज से बनता है। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से एस्टिमेशन बताई है, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। पहले जो बुक में बताया उस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक नंबर लेता हूं जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, यस। मैंने एक नंबर लिया लेट सपोज 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 3 आएगा, अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 आएगा। बट अगर मान लो मुझे बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना होगा, तो कह रहा है ये कैसे बताओगे, कह रहा है 12 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है बताना, नहीं है ना भाई बताना, यस नहीं सर नहीं है बताना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको निकालने के लिए हमने बोला कि देखो सिंपल सी बात है, 12 जो है यस ये हमारा 9 से बड़ा होगा, तो मतलब 9 स्क्वायर के रूट से भी बड़ा होगा, और ये जो है 16 का जो है 12 वो छोटा होगा, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट इससे छोटा होगा। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर रूट 4 है। तो हमने अंदाजे से बोला कि 12 जो है वो हमारा यस किसके इसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। अब हमने क्या किया, एक नंबर लिया जो आपको अंदाजे से लग रहा था कि इसके आसपास बन सकता है, उसको देखा क्या उसका स्क्वायर 12 के आसपास आ रहा है क्या। अब देखो 12 से 9 का कितना डिफरेंस है 3 का, 16 से 12 का कितने का डिफरेंस है 4 का। तो मैं बीच में अगर कोई नंबर ले लूं इसका तो अंदाजा लग रहा है कि हाँ उसके पास बनेगा। यहां कम डिफरेंस है, यहां ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं बीच से हल्का लेफ्ट साइड में लेता हूं। तो मैंने नंबर लिया लेट सपोज 3.4, यस। क्या 3.4 का स्क्वायर करूं अगर मैं, मतलब 3.4 को 3.4 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना बनता है, देखें एक बार, लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 16 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला मल्टीप्लाई कराया 12 और ये 36 हो गया, तो 13 डेसिमल बाद में लगा लेंगे, मल्टीप्लाई सेम यहाँ से इसको कराया, यहाँ पे 2 आ गया, एक ऊपर चला गया, 9 1 0। तो ये बन रहा है मेरा 11.56 के आसपास, है ना। डेसिमल 2 पे है ना, 2 डिजिट है तो 2 के बाद लगेगा, तो इसका स्क्वायर आ रहा है 11.56 विच इज नियरली इक्वल टू 12। तो हमने बोला कि 11.56 आ रहा है अपना 3.4 का स्क्वायर, तो मतलब 12 का जो स्क्वायर रूट है वो नियर बाय मुझे दिख रहा है 3.4 के आसपास आएगा, ठीक है।
मैंने इसका एक और बढ़िया तरीका निकाला, ठीक है ना, ये अपना मस्त ट्रिक है, ध्यान से सुनना, बढ़िया काम करती है ट्रिक एस्टिमेशन से। अगर मान लो मुझे 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने बोला कि देखो 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 + 3, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, कह रहे इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब 9 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसको अलग कर दो, और 3 को ना जो ये वैल्यू आएगी उसका दुगना नीचे में मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, √9, यस, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करा देना, ये शॉर्टकट है। कह रहे यहां 3 प्लस में जो ये नंबर है उसको अपने 2 × 3 से डिवाइड करा दिया, तो कह रहे ये लगभग हमारा 3 प्लस में 0.5, दैट इज नियरली इक्वल टू 3.5 है। देखो अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते हो ना, मेरा 3.5 और 3.4 के बीच की वैल्यू आने वाली है 12 का रूट, यस इट इज 3.464, तो इनके बीचम बीच वाली वैल्यू आई है। तो अगर आप 3.5 पे निकालते ना, देखो 3.5 का स्क्वायर निकालोगे ना, तो आई थिंक वो होगा हमारा कुछ 12.25 के आसपास, है ना, तो वो भी नियर बाय ही आ रहा है, यस आना, क्लियर है भाई। सो यहां से ये ट्रिक भी काम करती है, एस्टिमेशन वाली बढ़िया ट्रिक है। मैं इसके अंदर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जो मैंने सिखाया है उससे करेंगे इसको ट्राई। मान लो मैंने बोला 40 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 40 से जस्ट पहले या जस्ट बाद में देखो कौन सा है नंबर, ठीक है, यस। सो मैं इसको चलो दोनों तरीके से करते हैं, बाद वाला भी पहले वाला भी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 + 4। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है सर, 4 का पता नहीं, तो 4 को आप क्या करो 2 × एक सेकेंड को, ये तो कर ही सकते थे, नहीं 36 प्लस में जो बचा हुआ नंबर उसको एज इट इज रखा, इसका स्क्वायर रूट जो पहले वाला उसको निकाल दिया, 4 को अलग रखा, ठीक है, उसको 2 × 6 से डिवाइड करा दिया, तो कितना हो गया 6 प्लस में यहां से गया 2, यहां से गया 3 पे, तो ये हो गया 6 प्लस में 0.33, तो ये हो गया 6.33 के आसपास। देख रहे हो, मैं इसको दूसरे तरीके से भी ले सकता हूँ, √40 को मैं ऐसे भी लिख सकता था 49 - 9, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, यहाँ पे 9 बाय में 2 × 7, ये भी चेक करके देखो, 9/14 को अगर मैं 7 में से मल्टीप्लाई करा माइनस करूँ तो ये भी आ रहा है मेरा 6.35 के आसपास, ठीक है, यस, ठीक है, क्लियर है बेटा। सो सेम बढ़िया ट्रिक है एस्टिमेशन वाली। अब आती है मेरी चौथी ट्रिक, जो आपकी बहुत ज्यादा यूज करने के लिए बताई हुई है इसने, ठीक है, इसको तो बहुत बार इसने रिपीट किया है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन दिए इसने एक्चुअल में, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन देगा, ठीक है। स्टिल मैंने आपको ये भी सिखा दिया, ये अपना एस्टिमेट मेथड नॉन परफेक्ट स्क्वायर या इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी यूज होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यस, इसको भी हम यूज वैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए करके दिखा रहे हैं, बट इम्परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी काम करता है मेथड, बट वी आर यूजिंग इट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर राइट नाउ, बट वी कैन यूज इफ वी वांट फॉर द यस नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है, बट ये चैलेंजिंग होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, इसलिए यस हम क्या करके दिखा रहे हैं, हमें सिंपली बाय परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से करके दिखा रहे हैं, ठीक है, यस लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं स्टिल, ओके। कैसे करना है, कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, लेट सपोज मैंने लिया 225, इसका मुझे निकालना है, ठीक है, अपन ने निकाला है ना इसका भी, इसी का निकाल के दिखाता हूं आपको वापस से, ठीक है। याद रखना राइट साइड से आप दो दो नंबर पकड़ो, कह रहे अगर नहीं है कोई तो 225 को मैं 0 लिख सकता हूँ, यस सर, राइट साइड से दो दो पकड़ने, अगर एक सिंगल आ जाएगा तो उसका डबल ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, कह रहे 2 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, कह रहे 1 का, तो 1 × 1 लिख दो, कितना हो गया, यहां पर ये 1 आ गया, कह रहे इसमें से 1 माइनस कर दिया तो बना 1, और इन दोनों का एडिशन कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका एडिशन कर दो, 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, कह रहे 2 नेक्स्ट स्टेप में चला गया, यहां से रिमाइंडर 1 बच गया, कह रहा अब ये पूरा पेयर नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दो 25, कह रहा अब यहां पर ऐसा एक नंबर लिखो और वो सेम नंबर यहां लिखकर मल्टीप्लाई कराओ, तो यहां पर इससे जस्ट बड़ा नंबर या इसके बराबर आना चाहिए, तो जैसे मैंने 5 लिखा, यहां पे 5 लिखूंगा तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 125 आ रहा है, कह रहे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा उत्तर 0 आ गया। और अब जो ये नंबर है ना 1 और 5, पहला 1 उसके बाद अगला नंबर 5, ये आपका स्क्वायर रूट होगा 225 का, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया 225 का, ठीक है ना भाई, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अभी मुझे पता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर ये क्या ही बवाल था, इतना मुश्किल, अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ, फिर आपका आगे बात करेंगे जो बोल रहा है, ठीक है। रुको इस क्वेश्चन को देखते हैं, रुक जा, ये भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको जो मैं समझा रहा था, ठीक है। 6244 कैसे निकालना है, कह रहे यहाँ के पहले 2 नंबर पकड़े, फिर अगले 2 नंबर ये आ गए, ठीक है, निकाल सकते हैं। 62 से जस्ट पहले क्या स्क्वायर बन सकता है,
7 का स्क्वायर 49 है ना, 8 का स्क्वायर देखोगे 64, वो तो बड़ा हो गया, और उससे जस्ट पहले मतलब 7 का स्क्वायर आएगा, तो मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया भाई, इसको मार्क भी कर लिया, ठीक है। तो दिस इज आवर 49, ठीक है, 6 to 4 पर था ना पेयर, ठीक है। तो 49 इसमें से माइनस किया तो कितना बचा, 13 है ना, 13 बचा 13, यस। और यहाँ पे पिक कर लिया पूरा पेयर 44 का, 7 और 7 इसका एडिशन नेक्स्ट स्टेप में चला गया, ठीक है। 7 यहाँ लिख भी लिया कि मतलब पहली डिजिट हमारी 7 आने वाली है आंसर की, ठीक है। मतलब 6244 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो उसकी पहली डिजिट 7 आने वाली है। नेक्स्ट, अब यहाँ एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ और सेम नंबर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। चेक करो क्या आ सकता है कि यहाँ पर मान लो मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनता है, 8 इंटू 8 64, तो 4 यहाँ 6 कैरी फॉरवर्ड, तो 4 इंटू 8 32, तो 32 प्लस में 8 इंटू 8 64, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ किया है मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुको भाई, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, यहाँ पे नंबर गलत था, यहाँ पे शायद नंबर गलत ले लिया है, मुझे लग रहा है मैंने, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हाँ मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई, ये 6241 है, ये 6241 है, ठीक है। ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद, हाँ यहाँ 6241 है, ठीक है ना। अब लो, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ना वो सेम नहीं आ रहा नंबर, और यहाँ पे सेम दे रहा है, ठीक है, 6241 है वो, ठीक है। अब लो, देखो अब मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो मैं यहाँ से इसको 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे देखो आखिरी में 1 दिख रहा है, आखिरी में 1 दिख रहा है, 1 कब बन सकता है, देखो 1 आखिरी में कब बन सकता है, 1 के स्क्वायर पे 1 बन सकता है, 2 के स्क्वायर पे तो देखो 4 बनेगा, 3 के स्क्वायर पे 9 बनेगा, 4 के स्क्वायर पे आखिरी डिजिट पे फोकस करता हूँ तो 16 बनेगा, 5 के स्क्वायर पे 25 बनेगा, 6 के स्क्वायर पे 36 बनेगा, 7 के स्क्वायर पे 45 9 बनेगा, 8 के स्क्वायर पे 64, 9 के स्क्वायर पे 81 और 10 के स्क्वायर पे 100। तो आखिरी में बना रहा है, मैंने पहले 8 क्यों लिया था, 4 लिखा हुआ था आखिरी में, समझ लो कॉमन सेंस कैसे जुड़ाई, आखिरी में 4 लिखा हुआ था इसलिए मैंने ये पकड़ा था, मैंने कहा यार 4 आएगा तो यार 148 इंटू 8 तो बन नहीं रहा वो, तो मतलब कुछ तो लोचा है, तो मैंने चेक किया यार यहाँ 9 आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट डिजिट गलत पकड़ ली थी, ठीक है ना। सो यहाँ पर या तो 1 होता या तो 9 होता, तब हमारा आखिरी डिजिट यहाँ पे 1 बन पा रही, कह रहे 1 डालने से तो काम नहीं बन रहा था, तो अब 9 इंटू 1 9 81, तो 1 8 1 यहाँ 8 कैरी फॉरवर्ड, 36 प्लस 8 42, नहीं 36 प्लस 8 44, 4 यहाँ और 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 9 प्लस 4 13, तो ये पूरा बन गया, यहाँ से 0 आ गया, और 7 और जो ये दूसरा नंबर यहाँ लिया है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया, दैट इज 79, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो 6724 का आप स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 6724, पिछला कितना था भाई, 6241, ठीक है, तो 6724 देखते हैं, 6724 और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। पहले इधर का 2 पेयर फिर इधर का 2 पेयर, ठीक है। नाउ 67, ठीक है, 67, तो इससे जस्ट छोटा हमारा स्क्वायर 64 बन रहा है, कितने में बन रहा है, 8 इंटू 8 पे, यस। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 16, वो अगला भी ले लिया, ठीक है। इससे जस्ट कम 3 आ रहा है ना, 3 बच रहा है ना, इससे जस्ट कम कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और ये पूरा पेयर नीचे आ गया 324। कह रहा है अब एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराओ यहां से जिसका स्क्वायर ये बन जाए, ठीक है ना, जिसका सॉरी प्रोडक्ट जो है सेम नंबर मल्टीप्लाई कराने पर ये आना चाहिए। ऑब्वियसली 2 दिख रहा है, क्योंकि देखो या तो मैं बाद में 2 डालूंगा, है ना, तब 4 आएगा आखिरी नंबर, या मैं 8 डालूंगा तो 4 आएगा। जब यहाँ 16 है तो उसके साथ में 168 इंटू 8 तो यार बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 324 से, तो मुझे 162 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 324। ये सब बचपन में सीखा है बेटा, बस रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। ये नंबर जो पेयर में लिया, ये नंबर, ये पहला ऊपर वाला, बाद में नीचे वाला, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। यस, तो आंसर आ गया 82, आंसर आ गया बेटा 82, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें, चलो बड़ा नंबर लिया इस बार, ठीक है, बड़ा नंबर लिया आपके लिए मैंने, ठीक है, 1498176, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, अब ये सिंगल आ रहा है तो कह रहा है 01 ले लो, ठीक है, 01 ले लो, ओके। चलो शुरू करें, तो 01 है तो कह रहा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो ये होगा 01, माइनस कर दिया तो बचा 00,
अब पूरा का पूरा पेयर आएगा 49, तो यहाँ पे 1 × 1 2 हो गया, ठीक है। सॉरी, इनका जोड़ करना, 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना जो इससे जस्ट छोटा बनता हो, तो मैंने लिया 24। अब ये एक नंबर है, इसको लिख लो, 1 आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। हाँ आ रहा सर, 49 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 24 सॉरी 2, 24 क्यों ले लिया, जस्ट इससे छोटा बनाना, 22 × 2 है ना, 44 बन गया, माइनस किया 5, अगला पेयर पूरा 581, यहाँ से 24 बन गया। अब कॉमन सेंस दौड़ाई तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कराने पे सही लग रहा है, ठीक है। तो क्या मेरा 4 8 4, तो ये कितना आ गया 9 7 97 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 1 2 2 है ना, 1 ये 2 और ये 2, तो 1 2 2 वाले ऑप्शन तो भाई ये दोनों दिख रहे हैं, देखते हैं कौन सा बनता है। और यहाँ से पूरा का पूरा पेयर आ गया, तो 9 7 7 6। अब कॉमन सेंस से देखो, यहाँ पे 2 4 और उसमें ये 2 भी ऐड कर दिया, तो 2 ऐड कर दूंगा, 2 4 4 हो गया। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लो जो कि 9 7 7 6 बना सकता हो। आखिरी में 6 आ रहा है, 6 आखिरी में कब आ सकता है, 4 के स्क्वायर पे 16 पे 6 आता है, आखिरी में 36 के स्क्वायर पे 6 आता है, तो 4 लेके देखते हैं पहले। तो 4 × 4 16 का 6, एक कैरी फॉरवर्ड, तो 16 + 1 17, 17 का 7 ये, एक कैरी फॉरवर्ड, 4 × 4 16, 16 + 1 कैरी फॉरवर्ड था 17, एक कैरी फॉरवर्ड, 2 × 4 8, 8 + 1 9, ये आ गया, ठीक है। तो आखिरी नंबर कितना होगा 4, तो मतलब हमारा अगर 1498176 का स्क्वायर रूट करूं तो वो कितना बन रहा है भाई मेरा, इतना बन रहा है, ठीक है। आखिरी में शून्य आना जरूरी है भाई, शून्य नहीं आएगा तो वो डेसिमल फॉर्म में आएगा, बट उतना मैंने बोला नहीं है करने के लिए, ठीक है। ये नंबर का कॉम्बिनेशन, पहला ये 1, फिर अगला 2, फिर अगला 2, फिर अगला 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। ये सभी हमने क्वेश्चन भी देख लिए इस पे। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कह रहे देखो यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। इवन परफेक्ट स्क्वायर का इवन स्क्वायर रूट होगा, और अगर ऑड होगा तो उसका ऑड होगा, ठीक है। यस, ऑड परफेक्ट स्क्वायर का ऑड परफेक्ट रूट होगा, एक इवन परफेक्ट स्क्वायर का इवन परफेक्ट रूट होगा, ठीक है। यस, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। यस, देखो भाई कोई भी ऐसा नंबर लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसका जब मैं रूट निकालूंगा तो उसका सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लूंगा। अब बोलने में तो आता है भाई 4 का रूट 2 भी होता है, -2 भी होता है, बट -2 को मैं परफेक्ट रूट नहीं मारूंगा, नॉट अ परफेक्ट रूट, ठीक है। ये परफेक्ट रूट होता है, परफेक्ट रूट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इज इम्परफेक्ट रूट। समझ में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, अगर तुम रूट्स देखते हो तो आपको हमेशा आखिरी में क्या मिलेगा, 0 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, ठीक है। 0 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 0 अगर ऑड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होगा, तो 0 भी इवन होने चाहिए। तो हमने बोला 1 4 5 6 और 9 ये मिल सकते हैं। क्या नहीं मिलेगा कभी किसी एंड में, 2 3 7 और 8। चेक कर लो, पहले देखो आखिरी डिजिट पे ही डिपेंड करता है कि स्क्वायर किससे एंड करेगा, आखिरी डिजिट पे डिपेंड करता है ना। तो देखो आखिरी डिजिट पे डिपेंड करता है, मतलब ये डिजिट आएंगे 1 4 9 6 5, है ना, यही मिल रहा है। देखो 1 4 9 6 5, और 0 भी अगर आएगा तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, 2 जीरोस आ सकते हैं, 3 जीरोस नहीं आ सकते। तो अगर जीरोस भी आएगा तो कैसे आएगा, यस याद रखना, जीरोस भी आएगा तो 2 जीरोस आ सकते हैं, 4 जीरोस आ सकते हैं, 6 जीरोस आ सकते हैं, इवन नंबर ऑफ आएंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ऑड नहीं आ सकते। अगर ऑड आए तो उसका भी अगेन परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर नंबर जो इससे एंड हो रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, नहीं भाई, बट अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यस, बट अगर ये नंबर आ रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, उसका इम्परफेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। सर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो हमारा रूट के अंदर -1 लगा देना तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब नेगेटिव नंबर का जो नंबर रूट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आयोटा आई से डिनोट करते हैं। पढ़ना नहीं है, बस इसने बताया तो एक लाइन में बता देता हूं आपको, ठीक है। पढ़ना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमने आज तक रूट के अंदर नेगेटिव पढ़ा तो बोला कि इसको नहीं पढ़ना होता, इसको बोलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पढ़ना नहीं है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम जैसे √-9 निकालना है तो कह रहे इट विल बी इक्वल टू √1 × 9। मैं चाहूं तो रूट को अलग अलग कर सकता हूँ, √1 × √9, ठीक है। इसको मैं आयोटा बोल दूंगा और इसका √3 होगा, तो दिस विल बी I3।
जैसे आयोटा लग गया तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब रूट के अंदर नेगेटिव जब भी आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप दूसरे वाले नंबर को निकाल दो और नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा लगा दो। तो जैसे मैंने बोला रूट -16 लगाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट -1 इंटू 16। तो रूट -1 अलग कर दिया और रूट 16 अलग ले लिया, तो ये बन गया आयोटा और ये बन गया 4। तो रूट में जैसे ही आपको यस दिखे नेगेटिव नंबर तो उसको आयोटा बना देंगे और बाकी पार्ट क्या बन जाएगा मेरा एज इट इज, और ये आंसर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। अब इट्स नॉट अ रियल नंबर नाउ, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ स्क्वायर इन ऑल इट्स पार्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेस पे बनता है। स्क्वायर इट इन ऑल पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं यस इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ओके कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इसके पार्ट्स में स्क्वायर मतलब कि इसका मान लो जैसे ये किसका, देखो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बट जैसे ये 225 में बता 15 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका पार्ट्स क्या है, कह रहा है एक 1 है उसका स्क्वायर और 55 नहीं पार्ट्स मतलब कि इसका पार्ट ये हो गया ना 15 इंटू 15, यस इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई, यस ठीक है, पार्ट्स मतलब कि इसका एक पार्ट ये है ना 15, उसका स्क्वायर बन रहा है 225। ठीक है, क्लियर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। चलो, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट डैश एट द यूनिट प्लेस। तो मैंने बोला हाँ यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है ना, यस ये नंबर आ सकते हैं। यहां से एंड हो रहा है तो ये कैन बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं यूनिट प्लेस पे अगर ये आ रहा है तो। ठीक है, यूनिट मतलब कि आखिरी प्लेस है ना, तो अगर 3 डिजिट का नंबर है तो ये यूनिट होती है, ये टेंस होती है और ये हंड्रेड्स होती है। ठीक है, यस नो क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, नो शुड नॉट बी। ठीक है, नॉट के अंदर में लिख दिया मैंने 2 3 7 और 8, ये नहीं एंड में होना चाहिए। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे 3 क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं। अब बात करता हूं मैं एवरेजेस के बारे में, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बेटा, ध्यान से सुनना। एवरेजेस क्या होती हैं ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एकदम प्यार से समझना। एवरेज का कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरेज का कंसेप्ट बोलता है भाई आपका कि अगर मैं सिंपल देखो एवरेज क्या बोलता है भैया, सारी ऑब्जर्वेशन का सम करो और उसको डिवाइड करा दो सारी ऑब्जर्वेशन से, तो वो एक एवरेज बन जाता है। तो मान लो मेरे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 टिल xn, तो इन सब का सम करो और इसको n से डिवाइड करा दो, तो ये मेरा एवरेज बन जाता है, दैट्स इट। ठीक है, एवरेज को मैं जनरल टर्म्स में अरिथमेटिक मीन भी बोलता हूं, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, और हमें एएम ही पढ़ना है, बट आपकी बुक में जीएम एचएम सब स्पेसिफाई कर रखा है, तो इसलिए मैं उसका डेफिनेशन बता दूंगा, बट क्वेश्चन उसने एएम पे दिए तो मतलब एएम पे ही क्वेश्चन देने वाला है बेसिक एवरेज पे। हार्मोनिक मीन जियोमेट्रिक मीन को करने के लिए भैया बहुत मेहनत चाहिए, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एएम पे ही बात कर रहा है, स्टिल मैं समझा दूंगा। ठीक है, यस हमारे को बोल रहा है कि अगर देर आर ग्रुप ऑफ नंबर्स ये, तो फाइंड द एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, सबका जोड़ कर लो, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, कह रहे 5 वैल्यूज है, 5 से डिवाइड करा दो, ये हो गया मेरा इसका एवरेज। कितना बनता है जोड़, देखो 9 + 5 14, 14 + 9 23, 23 + 1 24, 24 + 2 26, 26 यहां पर आखिरी में आया। ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, तो 116/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉमन सेंस के लिए समझा देता हूं आपको, नंबर जो आएगा ना आपका सबसे छोटा नंबर पकड़ो 19, सबसे बड़ा ये, इनके बीचम बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, मतलब बीच के आसपास होनी चाहिए। चेक करते हैं, इसको डिवाइड करा तो 2 आ गया है ना, या इसको डिवाइड करा दो यहाँ पर 15 गया 3 पे, एक बचा 2, एक को डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 और 0 23.2 आ जाएगा, ये तो आता है डिवाइड करना इतना। तो 116/5 कितना बन गया भाई मेरा 23.2 बन गया। तो मैंने बोला ना एकदम बीच के आसपास आ रहा होगा भाई, यस, तो हमारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो मैंने बोला ना आपको अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा आपका,
अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। यस, जो हम सिंपल एवरेज अभी निकाल रहे हैं ना, अर्थमेटिक मीन को एएम शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमारा जैसे मान लो यहाँ पे जैसे टर्म बोल रहा है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है, ऐसे करके मान लो AN तक है, मतलब टोटल n टर्म्स है, तो हमें क्या से डिवाइड करना होगा, n से डिवाइड करना होगा, वही है, ठीक है। ये पैर में 1 2 3 4 लिखा है, आई लिखा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ai क्या है, वैल्यू है, ठीक है। i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, कह रहे 1 2 3 4 5 जा रहा है ना, कह रहे मान लो ये कोई ith नंबर बीच में आता है, तो आप i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चल रहे हो, n से, और हर वैल्यू के आगे जो सम कर रहे हो ना, उसको ऐसे लिख दिया, मतलब क्या है, 1 पुट करो फिर सम का साइन, इसका मतलब है सम का साइन, फिर अगली वैल्यू पुट करो, 2 आएगी 1 से आगे, फिर सम का साइन, फिर 3 पुट करो सम का साइन, 4 पुट करो सम का साइन, ऐसे जो आखिरी वैल्यू n आ रही है ना वहां तक, इससे शुरू करना है और नेचुरल नंबर चलते रहना है जब तक ये आखिरी नंबर ना आ जाए, यहां तक करना है। तो ये ऊपर वाली चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बाय में n, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो एक बार ये am था, am पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं पहले आपको, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, कह रहा फाइंड द एवरेज, एवरेज am एक ही बात है, ठीक है ना, तो एवरेज बोल रहा मतलब am अगेन है ना, तो इसका मतलब क्या, मुझे मान लो ये टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं, दैट इज AI, ये डेल्टा हो गया, I इसका इंडेक्स है, और इंडेक्स की वैल्यू कहां से जाएगी, 1 से लेकर आखिरी तक, तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बाय 5, 5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो AI मतलब A1 लिखेंगे, फिर समेशन का साइन, मतलब सम का साइन, फिर 2 लिखेंगे सम का साइन, 3 लिखेंगे सम का साइन, 4 लिखेंगे सम का साइन, और जब तक ऊपर वाला नंबर ना आ जाए 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, बस ये समझा रहा था क्या होता है, करना कुछ नहीं है, वही है, सम करो और उसको 5 से डिवाइड, नीचे 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 + 2 15, 15 + 0 1, ठीक है। तो 1 बचा कैरी फॉरवर्ड, और 5 आ गया हमारा यहाँ पर, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 75/5 दैट शुड बी 15, 15 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, यस 15 बनता है। चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ एकदम सही है, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा दो टाइप के और मेरे मीन्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने नहीं, फिर भी बता रहा हूं, देखो एक टाइप का मीन होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, मान लो मेरे पास जितनी टर्म्स है, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डा xn तक है, यस। तो अगर मेरे को यहां पर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कह रहा है सबको मल्टीप्लाई कराओ, सबको मल्टीप्लाई कराओ, तो मैंने ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया को, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और इनका जितनी टर्म्स है ना उतना रूट ले लो, मतलब उसकी 1/n पावर ले लो, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टर्म लिख दी 2 4 और 8, तीन टर्म्स लिए, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा, कितनी टर्म्स है, कह रहे तीन, तीनों को मल्टीप्लाई कराओ, और इसका 1/ जितनी टर्म्स है 3 पावर ले लो, 1/3 पावर, ठीक है। तो कितना होगा देखो, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 8, 8 × 8 16, ठीक है, सॉरी 64, 64 की पावर 1/3, अच्छा 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब बनता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहां से ऐसे कट के इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो यार इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, अगर पावर 4 होगी पावर 5 होगी, कैलकुलेटर की तो ट्रिक होती है, बट कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको स्टिल बता दिया, यस। आपको कुछ क्यूब्स पता होने चाहिए इसके लिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब, जैसे मैंने स्क्वायर्स लिखवाया ना वैसे ये भी पता होना चाहिए, 4 का क्यूब 64 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 64 का क्यूब क्या है, तभी क्यूब रूट निकाल सकते थे, ठीक है। 5 का क्यूब ऐसे करके आप 10 तक कंप्लीट करना, ठीक है, 10 के क्यूब तक करना, ठीक है, यस। 125 होता है अगला, 216, देन 243, ठीक है, ऐसे करके कंप्लीट करना, ठीक है।
हार्मोनिक मीन क्या बोलता है? हार्मोनिक मीन बोलता है कि हार्मोनिक मीन क्या बोलता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप रेसिप्रोकल के सम से डिवाइड करा दो, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स। जैसे मेरे को लिख रखा था वहां पे 2, 4 और 8, ठीक है, ये 3 टर्म्स ही, मुझे इनका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। तो कह रहे 3 टर्म्स को इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/4 और इसका रेसिप्रोकल 1/8 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका हार्मोनिक मीन। तो अगर मैं नीचे में एलसीएम ले लूं, डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली 8 बनता है, 8 को 2 से डिवाइड कराया 4 आ गया, 8 को 4 से डिवाइड कराया 2 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। सो 3/7/8, ठीक है, क्लियर है। सो ये कितना हो गया लगभग? अब देखो, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसके इक्वल, दिस इज 24/7 के आसपास, ठीक है। सो कितना आया भाई? 24/7 के आसपास, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। सो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हार्मोनिक मीन है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, बट क्वेश्चन देखोगे आपका ये पूछने वाला है किस पे, अर्थमेटिक मीन के ऊपर में ही, और किसी चीज के ऊपर में नहीं पूछेगा। कह रहे अगर एज ऑफ 9 बॉयज इन अ टीम इज 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, 12, 12, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द टीम। तो कितने बॉयज हैं? 9 बॉयज हैं, तो एवरेज का मतलब अगेन वही है, सबका सम, ठीक है। अब शॉर्टकट में कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं, बाय में 9। अब देखो 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 12 आ रहा है, दैट इज 5 इंटू 12। 13 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 इंटू 13, प्लस में 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार 11 आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 11, बन गया बाय 9। तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 12 60, 60 प्लस में 26 प्लस में 22 बाय 9। अब कितना आसान हो गया देखो ऐड करना, तो 6 प्लस 2 8 हो गया आखिरी में, यस। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 ये होगा 108 बाय 9। तो एवरेज कितना हो गया भाई? दिस इज 12। एवरेज कितना आ रहा है भाई? 12 आ रहा है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, क्लियर है भाई। एवरेज भी 12 आ रही है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगले क्लास में, दैट विल बी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अवर फाइनेंशियल सॉरी अपना फंडामेंटल अर्थमेटिक भी खत्म हो जाएगा यूनिट। चलो, कह रहे इफ द हाइट ऑफ फीमेल्स इन अ ग्रुप आर 5.1, 5.2, 5.6, 5.4, 5.9, देन फाइंड द एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी? जो लोग हैं उनका आपने क्या कर दिया, सम कर दिया एज का, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.6 प्लस 5.4 प्लस 5.9 प्लस 5.8 प्लस 5.10 प्लस 5.1 को 5.10 में लिख सकता हूँ, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस 6 प्लस 5.3 डिवाइड बाय हमारा कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड है, ठीक है। अच्छा, डेसिमल की पहले वाली वैल्यूज है उसको ऐड, बाद वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 22, 22 प्लस 8, याद रखना 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 3, यहाँ पे 6 लिखा है मतलब 0.0 आने वाला है, ठीक है। 36 प्लस 3 39, ठीक है, तो 39 बन रहा है। दोबारा से चेक कर लूं, 3 9 13 22 30 31 और 5 36, 36 और 3 39, तो 9 यहाँ 3 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 3 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 5 38 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 5 48 प्लस 6 64, 649, ठीक है। गलत हो रहा है यार कुछ, 54 हुआ ना, हाँ 48 प्लस 5 54 हुआ ना बेटा, हाँ 549, 54.9/10।
तो 10 से डिवाइड कराने का मतलब क्या कि एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 5.49 आ रहा है। चेक कर लें एक बार कैलकुलेटर पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। गलती ना हो जाए भैया, गलती ना हो जाए, कैलकुलेटर से इसलिए सॉल्व हम कर जाए। एक बार 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.6 प्लस 5.4 प्लस 5.9 प्लस 5.8 प्लस 5.1 प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 5.3। सही किया है एकदम, एकदम उत्तर सही आया है। तो मैंने कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी आपको सिखा दिया है मुंह जबानी। तो बेटा आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आ गया है तो हमने आज की क्लास में ये तीनों टॉपिक कर दिए हैं समाप्त। इसी के साथ बेटा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी चला जाए।